नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे का किया गया भव्य स्वागत। विधायक गौरीशंकर बिसेन के आवास पर पहुंचे राज्य मंत्री कावरे। जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। जगह जगह किया गया राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे का स्वागत। राज्य मंत्री ने कहा कि कभी कल्पना नहीं थी कि मिलेगा इतना बड़ा दायित्व। विधायक जायसवाल का किया गया भव्य स्वागत। खनिज विकास निगम अध्यक्ष बनने पर समर्थकों ने जताया हर्ष। कहा क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को दिया समर्थन। जनसंपर्क कार्यालय में समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। क्षेत्र का विकास रहेगी पहली प्राथमिकता। दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन की तस्करी करने का मामला। महिला सहित 3 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। ग्राहक बनकर आरोपी के पास पहुंचा था वन विभाग का अमला। 1 करोड़ के पेंगोलिन का 3 लाख रुपए में सौदा हुआ था तय। फिल्मी स्टाइल में वन विभाग ने धरा आरोपियों को। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे का 16 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार नगर आगमन हुआ। इस दौरान राज्य मंत्री कावरे का नगर में भव्य स्वागत किया गया। बालाघाट नगर में प्रवेश करते ही रामकिशोर कावरे सर्वप्रथम बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के आवास में पहुंचे। उन्होंने विधायक बिसेन से सौजन्य भेंट की, जिसके बाद जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री का भव्य स्वागत किया। आपको बताएं कि संपूर्ण जबलपुर संभाग से एकमात्र मंत्री पद पर बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे को मिला है। गत 2 जुलाई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उन्होंने राज्य मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। वहीं विभागों का आवंटन सोमवार 13 जुलाई की प्रातः किया गया, जिसमें युवा विधायक रामकिशोर कावरे को स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग और जल संसाधन विभाग के राज्य मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार द्वारा सौंपी गई है। युवा विधायक रामकिशोर कावरे द्वारा मंत्री पद संभालने के बाद अपने गृह जिले में प्रथम बार आगमन को लेकर जिलेवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हुआ और 16 जुलाई को प्रदेश के युवा राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे का आगमन हुआ। बालाघाट शासन के राज्य मंत्री आयुष एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर कावरे का 16 जुलाई को सड़क मार्ग से दोपहर 12:30 बजे विधायक गौरीशंकर बिसेन के घर पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन सहित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े सहित अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री कावरे का पुष्पगुच्छ देकर अभिवादन किया। राज्य मंत्री कावरे विधायक गौरीशंकर बिसेन के आवास से निकलकर भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश भटेरे की अगुवाई में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित किए गए स्वागत समारोह के दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन, सांसद ढाल सिंह बिसेन, नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, मध्य प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर मंचासीन रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने कहा कि आज बालाघाट जिले के लिए काफी शुभ अवसर है कि महाकौशल क्षेत्र के 8 जिलों में मात्र बालाघाट जिले को भाजपा नेतृत्व ने प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रदेश नेतृत्व के सामने काफी परेशानियां थीं। बालाघाट जिले का स्थान सुनिश्चित रहना चाहिए, जिसको लेकर मैं स्वयं और राज्य मंत्री कावरे प्रदेश नेतृत्व के पास गए, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। भाई और बहनों, आज वास्तव में बालाघाट के लिए एक बड़ा शुभ अवसर है, बहुत ही खुशी का दिन है कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में हमने स्थान पाया। 2018 के चुनाव में बालाघाट की जनता ने 2 विधानसभा सीटों पर
विधायक बना करके भेजा। दुर्भाग्यवश सरकार हमारी नहीं बनी। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन परमात्मा को भी कांग्रेस की सरकार पसंद नहीं आई और इस कारण से परमात्मा ने भी बहुत जल्दी भले आरोप भारतीय जनता मैं मंडल अध्यक्ष और सम्मानित सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज भाई रामकिशोर कावरे जी मंत्री बनने के बाद पहली बार आए। मैं एक सच्चाई आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं। कल इस बात को मैंने छिंदवाड़ा में भी कहा था और इस बात को मैंने कल सिवनी में भी कहा था। प्रभात झा जी एक बात को हमेशा कहा करते हैं, बालाघाट के भी मंच में उन्होंने जब ढालसी बाबू का फॉर्म भराने आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि राजनीति में योग्यता के ऊपर योग भारी होता है। जब किस्मत के दरवाजे खुलते हैं तो निश्चित रूप से परिस्थितियां बनती हैं। मैं यकीन से कहना चाहता हूं कार्यकर्ता मित्रों कि जब से मंत्रिमंडल विस्तार की खनक मध्य प्रदेश में चल रही थी, हम दोनों लोग, मैं और भाई रामकिशोर कावरे जी, हम लोग क्या शिवराज जी के पास, क्या बीडी भाई साहब के पास और क्या सुहास जी के पास जाते थे कि चूंकि आहट तो थी कि मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रदेश नेतृत्व के सामने परेशानियां, बहुत कठिनाइयां हैं। बालाघाट जिले का स्थान सुनिश्चित रहना चाहिए, बालाघाट जिले का स्थान सुरक्षित रहना चाहिए, बालाघाट जिले को स्थान मिलना चाहिए। 10 साल से श्रीमान गौरी भाऊ ने हमारे मध्य प्रदेश की सरकार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर अपनी सेवाएं दी है, वो स्थान उनका बरकरार रहना चाहिए। इसके लिए मैं और कावरे जी एक नहीं 4-4 बार हम लोग अपने प्रदेश नेतृत्व के पास गए, बात भी की, जो भी बातें होती थी, जैसी भी बातें होती थी, सारी बातें हमारी जानकारी में थी कि लग भी रहा था कि भाव मंत्री बनेंगे। लेकिन वास्तव में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आयोजित किए गए स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि आज खोई हुई सरकार फिर वापस आई है। अब हमारे पास 3.5 साल कार्य करने के लिए बाकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार अपनी ही आपसी लड़ाई के चलते गिर गई, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अगर कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सम्मान मिलता या कांग्रेस अपने वचन पत्र को पूरा करती तो शायद कांग्रेस को ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज के लिए मध्य प्रदेश सरकार का हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, विनय सहस्त्रबुद्धे जी को जो हमारे प्रदेश के प्रभारी है, हमारे सुहास भगत जी को और हमारे प्रांत के अध्यक्ष जी को, हमको बहुत बहुत उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए कि 8 जिलों में जब जिले का चयन का समय आया तो बालाघाट को उन्होंने याद किया और बालाघाट को मुख्य किया। देखिए मित्रों, आप सब जानते हैं ये खोई हुई सरकार वापस आई। 3.5 साल अभी हमारे सामने काम करने को बाकी है और हमारे कारण सरकार नहीं गिरी। सरकार कांग्रेस के नेताओं के अपने आपस के लड़ाई के कारण गिरी है। माननीय ज्योतिरादित्य जी को कांग्रेस में सम्मान मिलता या उनके वचन पत्र में दर्शाए गए कामों को करने का प्रयास करते, कुछ अनुपात में करते तो शायद उनको देश देखना नहीं पड़ता। लेकिन कमलनाथ जी ने तो कह दिया कि आ जाओ मैदान। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि मैंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि मुझे आज ऐसे दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर मिलेगा। जब मैं वर्ष 2013 का चुनाव हार गया था तो मेरे मन में बहुत पीड़ा थी, कहीं न कहीं चूक हुई थी जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा था, जिसके बाद मैंने लगातार वरिष्ठों के मार्गदर्शन में काफी संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि आज जिस मुकाम पर वो पहुंचे हैं उसमें बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी जब प्रदेश के अन्य विधायकों से मेरी चर्चा होती है तो गौरीशंकर बिसेन के सरल व्यक्तित्व को लेकर सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा अवसर जीवन में बहुत कम देखने को आता है। मुझे ये जीवन का ऐसा अनुभव आया जहां पर मैंने कभी कोई कल्पना भी नहीं किया था। मैंने निश्चित रूप से कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दायित्वों का निर्वहन करने का मुझे अवसर मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान में आता है, एक बात निश्चित रूप से मैं आदरणीय प्रभात झा जी के, आदरणीय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के, आदरणीय अरविंद मेनन जी के उस बात को ध्यान करता हूँ
अरविंद मेनन जी हमेशा हमारे पूर्व संगठन महामंत्री जी कहते थे कि बेटा रेलवे स्टेशन के स्टेशन पे ही रहना, स्टेशन छोड़ के मत जाना। जिस दिन स्टेशन छोड़ के चले जाओगे ट्रेन आपके घर में नहीं आएगी, ट्रेन चली जाएगी। मैं 2013 का चुनाव हार चुका था और 2013 के चुनाव हारने के बाद निश्चित रूप से मन में कष्ट था कि कैसे हार गया, कौन सी कमी रह गई, कौन सी गलती रह गई। मैं हमेशा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार करता था, सलाह करता था, चर्चा करता था। हम दोनों, रमेश भटेरे जी भी उस समय चुनाव हार गए थे, हम दोनों चिंतित थे क्योंकि एक ऐसा अवसर हमारे पास में आया था 2008 के पहले का, जब मैं प्रदेश महामंत्री के रूप में संगठन का मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिल गई थी और रमेश भाई को जिले के अध्यक्ष का दायित्व मिल गया था। हमने कहा कि हो सकता है हमारे जाने अनजाने में हमने पार्टी के वरिष्ठ नेता के दिल को दुखाया होगा, हो सकता है हमने कार्यकर्ताओं के मन का नहीं किया होगा, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे से गलती हुई होगी, चूक हुई होगी, जिसका कहीं ना कहीं हमको परिणाम मिला है। और हमने 2013 के बाद में कोशिश किए कि आगे क्या कर सकते हैं, हमने सीखने का प्रयास किया और निश्चित रूप से जिस भारतीय जनता पार्टी को हम सब लोग कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है और पार्टी हमारी माँ है, इस माँ के साथ में हमको ईमानदारी से काम करना है। निश्चित रूप से आज नहीं कल भारतीय जनता पार्टी आपको देखकर आपके काम को, आपकी ईमानदारी को, आपके निष्ठा को कहीं ना कहीं उस स्थान पर ले जाने का काम करती है। और आज जब मैं इस दायित्व पर, आज पार्टी जब मुझे इस दायित्व पर यहाँ पर सुशोभित किया है तो निश्चित रूप से मैं बात कह सकता हूँ, ये गर्व से कह सकता हूँ कि यदि आप में ईमानदारी हो, आप में निष्ठा हो, आप में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में काम करने की लालसा हो, उनके मार्गदर्शन में यदि काम करोगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मंडल के महामंत्री के रूप में और ग्राम पंचायत के उपसरपंच के रूप में अगर काम, छोटे से दायित्व में काम किया है, यदि अच्छा काम करेंगे तो पार्टी आपको इस स्थान पर भी बैठने का अवसर देगी। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के स्वागत को लेकर बालाघाट नगर को होर्डिंग्स और बैनर पोस्टर से सजाया गया था। उनकी अगुवाई में शहर के कोने कोने में उनके स्वागत के होर्डिंग्स दिखाई दिए। मध्य प्रदेश राज्य में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष बनने के बाद तथा कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक प्रदीप जायसवाल के प्रथम नगर आगमन पर बुधवार की देर रात्रि में उनके समर्थकों द्वारा बालाघाट के औद्योगिक क्षेत्र कर्रा में उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद उनके समर्थक उन्हें कर्रा से लेकर वारासिवनी में नवनिर्मित जनसंपर्क कार्यालय तक लेकर आए और वहां पर बैंड बाजी की धुन पर युवाओं ने नृत्य करते हुए भव्य आतिशबाजी की और समर्थकों द्वारा पुष्पमाला से जायसवाल का भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद विधायक प्रदीप जायसवाल अपने निज निवास पर पहुंचे, जहां पर उनकी धर्मपत्नी व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती स्मिता प्रदीप जायसवाल एवं सुपुत्री प्रियल जायसवाल द्वारा तिलक बंधन करके उनकी आरती उतारी गई और पूरे परिजनों ने बधाई प्रेषित कर खुशियां मनाई। वहीं गुरुवार को विधायक प्रदीप जायसवाल के नवनिर्मित जनसंपर्क कार्यालय में उनके समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र के समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम का अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने पर बधाई प्रेषित की। इस मौके पर विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है और क्षेत्र की जनता के लिए उन्हें जो भी निर्णय लेना पड़ेगा वे लेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में जब टिकट को लेकर उनके द्वारा दिल्ली तक दौड़ लगाई गई थी और अचानक कांग्रेस पार्टी ने उनकी टिकट काट दी, तब क्षेत्र की जनता के फैसले पर चुनाव लड़े और क्षेत्र की जनता ने उन्हें जिता कर लाई। उन्होंने जीतने के बाद अपना समर्थन कांग्रेस को दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार 15 महीने में ही गिर गई। प्रदीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के साथ वह अंतिम समय तक खड़े रहे, लेकिन उनके द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने और क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा सरकार को बाहर से समर्थन दिया है। वहीं क्षेत्र के लिए जो भी विकास कार्य की आवश्यकता पड़ेगी उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। का अध्यक्ष के रूप में ये कहा जाए कि मंत्री तो मंत्री होता है, लेकिन इससे छोटा भी नहीं है पद जो है, इससे छोटी भी जवाबदारी नहीं है, बड़ी जवाबदारी है। और इसमें खनिज विभाग में मैंने जैसे पॉलिसी बनाई, सैंड पॉलिसी, उसके बाद मैंने माइनिंग की पॉलिसी अलग बनाई। तो आपने देखा कि सैंड पॉलिसी जहाँ पहले मात्र 250 करोड़ मिलता था, 1400 करोड़
और उसके बाद भी अभी 5 जिलों के टेंडर होना है। तो एक नई पॉलिसी का असर जो हुआ, अगर मैं बालाघाट की तुलना करूँ, बालाघाट में यहाँ 3-4 करोड़ रुपये मिलते थे पहले, आज लगभग 40 करोड़ रुपये मिलता है। तो ये जो चोरियाँ होती थी पहले, उसको हमें चोरी करने के सारे रास्ते बंद किए, और अब तो जो भी घाटा मुनाफा जो भी होगा वो ठेकेदार का हो सकता है, लेकिन सरकार का राजस्व सुरक्षित रखना, उसको कहीं भी आज नहीं आ सकते हम ऐसी पॉलिसी पाए। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं आप कि पूरे मध्य प्रदेश में किस तरह से फायदा मिला है। तीसरा, माइनिंग पॉलिसी भी हमने बनाया है। माइनिंग पॉलिसी हमने इस तरह से बनाई है कि बालाघाट में यदि कोई भी खनिज को लेके, चाहे आयरन का हो, चाहे मैग्नीज का हो, डोलोमाइट हो, इसको यदि कोई उद्योगपति यहाँ के लगाना चाहता है तो उसको हम सीधे पट्टे पे रखते हैं। उसको कहीं ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। वो कम से कम 10 करोड़ का निवेश बताया, 10 से 25 करोड़, तो हम उसको पट्टा दे देंगे सीधा। उसको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, कोई पटवारी की बजट घूमना, कुछ नहीं घूमना। तो ये सुविधा हमने दी है। तो इससे ये होगा कि हर जिले में इन्वेस्टर आएंगे और उससे हमारे जो स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये जो जितने अधूरे काम मिले खनिज विभाग के, उसको पूरा करने का अवसर मुझे मिलेगा। उसमें हमारा बालाघाट जिले का विकास होगा, निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और जब अच्छा काम करेंगे तो हमारे साथ साथ पूरे जिले का भी नाम पूरे मध्य प्रदेश में होता है। भैया काफ़ी नहीं, मेरा ये कहना है, मैं निर्दलीय चुनाव जीता। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी की टिकट भी मिली, उसके बाद कांग्रेस से निष्कासित हो गया। निर्दलीय चुनाव लड़के मैं गया हूँ और मैंने पहला स्टेटमेंट किया था कि वाराणसी क्षेत्र में खिलानी क्षेत्र की जनता के लिए जो भी सरकार मिलेगी, निर्दलीय विधायक के रूप में उसको समर्थन दूंगा। लेकिन मैंने पहली प्राथमिकता कांग्रेस को दिया और 1.5 साल सरकार चली, आखिरी समय तक सरकार के साथ में रहा। चूँकि मैं निर्दलीय हूँ, जनता ने निर्णय किया और जनता ने निर्णय किया, जनता ने वो सहयोग किया, तो वाराणसी कल्याण क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदारी मेरी है। मेरे को निर्णय करना पड़ेगा कि आने वाले समय पर का विकास मान सम्मान कैसे रहे। उसको देखते हुए निर्दलीय होने के नाते मेरा जो संवैधानिक अधिकार है, उस नाते मैंने सरकार को समर्थन दिया। सरकार को समर्थन दिया, सरकार का सहयोग मैं वाराणसी कल्याण क्षेत्र के विकास में तो काली दोनों हासिल होती है, उस तरह का मैंने प्रयोग किया। बाइट। उन्होंने कहा कि अभी 3.5 साल का समय बाकी है और निश्चित ही क्षेत्र के विकास में गति लाकर वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र को जिले में अग्रणी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नंदकिशोर सुराना, जनपद पंचायत वारासिवनी प्रधान चिंतामन नकपुरे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खैरलांजी पूर्व अध्यक्ष फेकन लाल डोहरे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डोंगरमाली अध्यक्ष कोमलचंद नीलधारे, नगर पालिका परिषद पूर्व अध्यक्ष स्मिता जायसवाल, महिला नगर कांग्रेस अध्यक्ष रीना कौशल सहित सैकड़ों समर्थक गण उपस्थित रहे। वारासिवनी वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोचेवाही में दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन का तस्कर करने वाले 3 आरोपियों को वन अमले ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों द्वारा दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन को बेचने की फिराक में थे। इसी बीच मुखबिर की सूचना मिलते ही वन अमला मौके के लिए रवाना हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन अमले ने खुद को ग्राहक बनकर पेंगोलिन सहित मुख्य आरोपी को दबोच लिया। मामले की जानकारी देते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा ने बताया कि लगभग 6-7 दिनों से मुखबिर से सूचना मिली थी कि वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोचेवाही में एक युवक दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन को बेचने की फिराक में घूम रहा है, जिसके बाद उच्च अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर वन कर्मी की एक टीम ग्राहक बनाकर भेजी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने वहां मुख्य आरोपी रजनेश नंदागौली निवासी कोचेवाही को उसी के घर से दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन के साथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे वन विभाग लाया गया। वहां उससे कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने अपने अन्य 5-6 आरोपियों का नाम बताया, जिसके बाद उनकी टीम ने बताए गए आरोपी में से 2 और आरोपी मीना नंदागौली निवासी लिंगमारा और अशोक बिसेन निवासी दिनेरा को तत्काल ही उन्हीं के घर से पकड़ लिया। बताया गया है कि सूचना मिलने के तुरंत बाद ही हमने मुख्य आरोपी रजनेश नंदागौली से पेंगोलिन को खरीदने का सौदा किया। उसने इसकी कीमत लगभग 3,50,000 रुपये रखी थी, जिसके बाद हमने उसे लगभग 3,50,000 रुपये लेकर गए और हमने एक बैग में नीचे कागज के टुकड़े रखे और ऊपर नोट रखे, जिससे उससे लगना चाहिए था कि उस बैग में रुपये ही हैं। जिसके बाद आरोपी ने जैसे ही रुपयों से भरा बैग पकड़ा, हमारी टीम ने आरोपी को पकड़ लिया,
जिसके बाद आरोपी से अभी और कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं आरोपी द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 5-6 आरोपी हैं जो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार ये सभी आरोपी दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन को पकड़कर इसे बेचते थे। वहीं गांव वालों से सूचना मिली कि इसमें जो महिला मीना नंदा गौली है, ये पहले भी पेंगोलिन बेचने के मामले में लिप्त रही है। इस पेंगोलिन की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। इसमें ये जानकारी जो थी पिछले 7-8 दिन से मेरे पास थी कि इस तरीके के लोग व्यापार करना चाह रहे हैं और इनके पास जिंदा पेंगोलिन है, जैसा आपने अभी देखा। तो उसके बाद मैंने अपनी टीम गठित की, मेरे वरिष्ठ अधिकारी को मैंने सूचित किया है और सूचित करने के पश्चात आज मुझे सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें मीना नंदा गोली लिंगमारा की महिला जो है वो अरेस्ट हुई है। उसके बाद में अशोक बिसेन करके एक अरेस्ट हुए हैं। उसके बाद रजनीश कुमार ग्वालवंशी, जिनके पास से हमने मौका वारदात से जो जिंदा जो है ना पेंगोलिन जब्त किया है। सर, ये पेंगोलिन कहाँ से इन्होंने पकड़ा है, कुछ जानकारी है? देखिए, अभी प्राथमिकी जानकारी पूछताछ चल रही है। इसके बाद में तो जब अपने पास डिटेल आ जाएगा तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा। हाँ, ये महिला के बारे में ऐसी खबर मिल रही है कि शायद ये पहले से भी इन्वॉल्व है। कहीं अन्य वन विभाग में? जी, नहीं, अन्य मतलब डिवीजन में भी इसने ये महिला के बारे में जो मीना नंदा गोली है उसके बारे में ऐसी खबर मिल रही है, हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि शायद ये पहले भी इन्वॉल्व। सर, कुल कितने आरोपी और कितने फरार हैं? अभी देखिए, अभी फिलहाल में हमारे पास 3 हैं, ठीक है ना? बाकी 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। देश व विश्व में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी, जिससे पूरा विश्व चिंतित है, लेकिन देश में आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना को रोकने का कार्य किया जा रहा है। उक्त विचार मध्य प्रदेश शासन के आयुष स्वतंत्र प्रभार व जल संसाधन विभाग मंत्री रामकिशोर कावरे ने मंत्री बनने के बाद प्रथम नगर आगमन पर सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में व्यक्त किए। उन्होंने मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपने पर भाजपा मध्य प्रदेश नेतृत्व व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान मंत्री कावरे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयुर्वेद के क्षेत्र में नई नई औषधियों का विस्तार कर युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया जाएगा। मंत्री कावरे ने कहा कि कोरोना को रोकने प्रदेश में एलोपैथिक के माध्यम से कोई वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन आयुर्वेद ने इस बात को पूरी ताकत से बोल रहा है कि आयुर्वेद के त्रिकुट चूर्ण से व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का कार्य कर कोरोना को रोकने का कार्य किया है। कोरोना संक्रमण में लोगों को आयुर्वेद पर विश्वास जागा है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद का दायित्व मिलने के बाद पहली बार आगमन हुआ है, जिससे सिवनी सहित जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं व जनता ने आत्मीय स्वागत किया है, जिसके लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में जिले व प्रदेश का विकास करने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश नेतृत्व का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे ये जवाबदारी, ये जिम्मेदारी इस विचार के साथ में, सोच के साथ में कि मध्य प्रदेश में कोरोना जैसे महामारी जो हम सब लोग, जिसके लिए पूरा विश्व चिंतित है, उस कोरोना को आयुर्वेद के माध्यम से कैसे हम ठीक कर सके। और निश्चित रूप से हमने आयुर्वेद के माध्यम से इस कोरोना को हमने रोकने का काम किया है। इस नई जिम्मेदारी के साथ में हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी बनाना है और इस कोरोना में हमारी आयुर्वेद की जो पहचान है, जो हमारी पुरानी, हमारी संस्कृति, हमारी पुरानी पहचान, जिस पर विश्वास कहीं ना कहीं हम लोग नहीं कर पाते थे, इस कोरोना के महामारी में आयुर्वेद पर एक नया विश्वास भी जागा है और इस आयुर्वेद के माध्यम से हमने कोरोना को काबू में करने का काम किया है। आज पहली बार दायित्व लेने के बाद में बालाघाट जिले में मैं आया हूं। पार्टी के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के और क्षेत्र के सभी लोगों ने मेरा आत्मीय स्वागत, आत्मीय अभिनंदन यहाँ पर किया है। मैं उन सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गौरी भाऊ, जिनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं, आदरणीय हमारे सांसद जी हमारे साथ में, जिनका लंबे समय का अनुभव है, उनका भी मुझे मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सहयोग के साथ में बालाघाट जिले
जिले अपितु मध्य प्रदेश में जो मुझे दो जवाबदारी मिली है, जल संसाधन और आयुष, इन दोनों विभागों का मैं अच्छे से काम कर सकूं, निष्ठा और ईमानदारी के साथ में जो जवाबदारी मुझे मिली है उसको कर पाऊं, ऐसे विश्वास के साथ में आज बालाघाट जिले के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत किया है कि हमारे बालाघाट जिले का हमारा बेटा, हमारा भाई मध्य प्रदेश में एक नए आयाम को छू सके, ऐसे उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह आज मुझे मिला है। आप सब लोगों के बीच में मैं शायद 1 घंटा सवा घंटा लेट आया हूँ, इसके लिए आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता आत्मीय स्वागत अभिनंदन के लिए लगे हुए थे। युवा तरुणाई हमारे युवा मोर्चा के सब साथी थे, हमारे पुराने विद्यार्थी परिषद के साथी थे। उन लोगों ने छिंदवाड़ा से लेके बालाघाट, जब सिवनी से बालाघाट तक के सभी लोगों ने आत्मीय स्वागत किया है। तो थोड़ा उनके चक्कर में उनका हृदय, क्योंकि प्रेम था, उसके कारण मैं लेट हो गया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। आप सब लोगों ने इस पत्रकार वार्ता में आज हमारे बीच में आए। मैं बालाघाट जिले की ओर से पूरे मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बालाघाट जिले को बड़ी जवाबदारी उन्होंने निष्ठा के साथ में दिया है। मैं उस जवाबदारी को निश्चित रूप से पूर्ण ईमानदारी के साथ में करूँगा। कोरोना को खत्म करने में आपका। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, आपके अपने शहर बालाघाट के हृदय स्थल हनुमान चौक के पास रेमंड शोरूम का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए है रेमंड मेंसवेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ। रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रही हैं? फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र से विधायक माननीय रामकिशोर कावरे नानो भैया को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत कुमार कावरे, प्रवेश पप्पू वैद्य, विनोद शर्मा, मल्लाह मेश्राम। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। 16 जुलाई को मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ बालाघाट ने बैहर SDM गुरु प्रसाद के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करने बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञात हो कि विगत 11 जुलाई को मलाजखंड में कोविड-19 संदिग्ध मरीज मिला था, जिसका कवरेज करने बैहर, बिरसा एवं मलाजखंड के पत्रकार गए थे। वहां मौजूद SDM गुरु प्रसाद ने पत्रकारों को कवरेज करने से रोका एवं उन्हें जूता निकालकर मारने की बात कही, जो कि सर्वथा निंदनीय है। SDM के उक्त बयान से बालाघाट जिले का पत्रकार আহিत है। SDM गुरु प्रसाद बैहर से हटाकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई करने मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ बालाघाट ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने कहा कि बैहर SDM गुरु प्रसाद के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ आंदोलन छेड़ने को मजबूर होगा, जिसकी जवाबदारी बालाघाट कलेक्टर की होगी। जिला अध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने कहा कि SDM द्वारा जो पत्रकारों के साथ अभद्र और अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया है, उसके लिए SDM पत्रकारों से माफी मांगे, अन्यथा पत्रकार तीव्र आंदोलन करेंगे। पत्रकार हमेशा शासकीय समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं। शासन प्रशासन की योजनाओं को जनता तक लाने में पत्रकार ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जब आज कोरोना संक्रमण को लेकर पत्रकार प्रशासन के साथ इसे रोकने में जुटा है, तब पत्रकारों के साथ SDM अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो घोर निंदनीय है। इसकी कड़ी निंदा की जाती है और यदि माफी नहीं मांगते हैं तो आंदोलन छेड़ा जाएगा।
देखिए, बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण काल चल रहा है। काफ़ी मात्रा में पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव पेशेंट। जहां प्रशासन के अधिकारी एक और अच्छा कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पत्रकार भी अपनी जान जोखिम में डाल करके कवरेज कर रहे हैं। तो निसंदेह दोनों ही काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो बैहर SDM वाली जो घटना हुई है मलाजखंड में, तो वहाँ पे देखने में आया कि बालाघाट जिले में नौकरशाह कुछ ज़्यादा ही अपने चरम पर दिखाई दे रहे हैं। और नौकरशाह जब ये सामंतवादी पद्धति अपनाएंगे, तानाशाही अपनाएंगे, तो पत्रकार को सबकी लगाम कसने का अधिकार है। हमारे पत्रकार साथियों पर वहाँ पे जो बोला गया वो काफ़ी निंदनीय, हम उसकी निंदा करते हैं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन श्रमजीवी पत्रकार संघ के हमारे पत्रकार साथी जब वहाँ पर कवरेज करने गए थे और बैहर SDM गुरु प्रसाद ने जो अमानवीय भाषा का प्रयोग किया है वो काफ़ी निंदनीय है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने गए थे, ज्ञापन सौंपने, और हमने तत्काल ये मांग रखी है कि कलेक्टर साहब जो बैहर SDM हैं गुरु प्रसाद, उनको तत्काल वहाँ से हटाएं और वहाँ पे दूसरे SDM की नियुक्ति करें। यदि पत्रकारों को लेकर के प्रशासन नहीं चलेगा तो निस्संदेह ये मान के चलिए कि प्रशासन पंगु हो जाएगा, क्योंकि शासन प्रशासन की जो खबरें होती हैं उनको पत्रकार ही सामने लेकर के आता है, जनमानस तक पहुँचाता है। और यदि पत्रकारों को आहत किया जाएगा, उनको जूता मारने जैसी बातें की जाएगी, तो ये पत्रकार संघ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम आज कलेक्टर साहब से यही मांग करने आए थे कि SDM जो हैं बैहर के गुरु प्रसाद, उनको तत्काल वहाँ से हटाया जाए, उनका ट्रांसफ़र किया जाए और वहाँ पे दूसरे अधिकारी को नियुक्त किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो श्रमजीवी पत्रकार संघ बहुत तीव्र आंदोलन छेड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी बालाघाट कलेक्टर की होगी। इस दौरान मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ बालाघाट जिला अध्यक्ष इंद्रजीत भोज, ओमेंद्र बिसेन, रविंद्र ओमाटे, सुनील कोरे, शंकर कनौजिया, रजनीश रहंगडाले, समर्पित साहू, देवेंद्र रनगीरे सहित मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ मलाजखंड तहसील अध्यक्ष संतोष बिसेन, कादर अली, निकेत झा, चित्रसेन रहंगडाले एवं संतोष धानेश्वर की उपस्थिति रही। BSNL कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर BSNL कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर भोजन अवकाश में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी दिनों में BSNL के हर कार्यालय पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस संबंध में संगठन के जिला अध्यक्ष साहेब लाल माहुले ने बताया कि कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी परेशान हैं। केंद्र सरकार द्वारा अब तक 4G सर्विस प्रारंभ नहीं की गई है। वर्तमान में निजी कंपनियों द्वारा 5G सर्विस की सेवा ग्राहकों को दी जा रही है, लेकिन BSNL द्वारा अपने उपभोक्ताओं को 3G सेवा ही प्रदान की जा रही है। BSNL की 4G सर्विस को रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी कर्मचारियों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में उपलब्ध मेडिकल सुविधाएं भी छीनी जा रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को 1 वर्ष से वेजेस का भुगतान नहीं किया गया है और उनकी बृहद रूप से छटनी भी की जा रही है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी अपनी मांगों को लेकर वे धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और शासन को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन भारत सरकार द्वारा मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है। शीघ्र मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो सभी BSNL के कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे। अक्टूबर 2019 में कहा गया था कि हम 4G आवंटन करेंगे, लेकिन आज तक हमें 4G नहीं मिला है और हम मेन हमारा जो मुद्दा है वो 4G के लिए है और समय पे वेतन के लिए। क्या दिक्कत जा रही है कि अभी ज़माना 5G में चल रहा है, बावजूद इसके भी BSNL जो सरकारी है उसमें भी 3G पे ही है। इसीलिए तो मांग कर रहे हैं हम लोग, विरोध इसलिए कर रहे हैं सरकार का, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट प्रदान करना है वो भारत सरकार को करना है संचार मंत्रालय के द्वारा। तो क्या लग रहा है कि जानबूझ के नहीं दिया जा रहा है ताकि दूसरी कंपनी जो है आगे बढ़े? इसके लिए तो आप खुद ही सोच सकते हैं, क्योंकि जियो कंपनी चाह रही है कि मैं 5G चालू करूँगी। जो प्राइवेट सेक्टर है वो 5G चालू करने के लिए जा रहा है और हम भारत सरकार के अधीनस्थ है, उसके बाद भी हम 3G से 4G पे नहीं जा पा रहे। क्या दिक्कतें आती हैं? ये भारत सरकार को करना है। भारत सरकार जितने जल्दी आवंटन करेगी, हमारे कर्मचारी सब इतने तेज है कि वो बहुत जल्दी 4G को चालू कर देंगे। आवंटित अगर नहीं किया जाता तो हमारा विरोध जारी रहेगा। कब तक चलेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम विरोध करेंगे, जो हमारे CHQ का आदेश रहेगा। BSNL कर्मचारी संघ के सचिव निशांत पटेल ने कहा कि BSNL 4G सर्विस प्रारंभ नहीं कर पा रहा है। BSNL 100% भारत सरकार की कंपनी होने के बाद भी 4G सेवा का लाभ ग्राहकों को नहीं दे रहा है। वहीं निजी कंपनियां 4G सर्विस का लाभ उपभोक्ताओं को दे रही है। स्पेक्ट्रम को लेकर जो टेंडर हुआ था उसे भी कैंसिल कर दिया गया है, जिससे सभी BSNL के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। वर्तमान में आज हम लोग लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन में आए हुए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि BSNL को 4G इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। BSNL में हमें स्पेक्ट्रम से लेके हमारा जो टेंडर हुआ था उसको भी केंद्र सरकार ने कैंसिल कर दिया है
और अभी कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई है जिससे कि ये बोला जा सके कि आने वाले 6 महीने भी हम इम्प्लीमेंट कर सके 4G। और वर्तमान में सरकार की ही कंपनी जो 100% गवर्नमेंट की कंपनी है उसी के पास 4G नहीं है, बाकी निजी कंपनियों के पास 4G है। तो BSNL 3G से कम्पीट कर रहा है 4G कंपनियों से, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई भी है। तो हम चाहते हैं कि लोगों को किफ़ायती दरों पर 4G सुविधाएं दे सके, इसके लिए हमें केंद्र सरकार से जो मदद चाहिए वो यथाशीघ्र मिले और 4G हम जल्दी से जल्दी लॉन्च कर सकें। मध्य प्रदेश कृषि अधिनियम 1972 में संशोधन कर लागू किए गए मॉडल एक्ट का मंडी के अधिकारी कर्मचारियों ने विरोध किया है। 16 जुलाई को मंडी के अधिकारी कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर रहकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर जिले के समस्त कृषि उपज मंडी के अधिकारी कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 जुलाई को मॉडल एक्ट लागू करने का अध्यादेश जारी किया, लेकिन उसके विस्तृत नियम दिशा निर्देश वर्तमान तक जारी नहीं हुए हैं। कृषि उपज मंडी समितियों की स्थापना मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में निहित शक्तियों के तहत राज्य शासन द्वारा की गई है, जिनमें मंडी समितियों के द्वारा मंडी प्रांगण और मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज, औषधि और वनोपज आदि के क्रय विक्रय पर नियमन और नियंत्रण रखती है। ये अधिनियम ही वर्तमान में प्रावधान में है, लेकिन प्रशासन स्तर पर तीनों अध्यादेशों को मनमर्जी से परिभाषित किया जाकर प्रदेश में अराजकता की स्थिति निर्मित की जा रही है, जिससे प्रभावित कृषक, व्यापारी, तुलावटी और मंडी बोर्ड अधिकारी कर्मचारियों को शासन स्तर पर बनाई गई समितियों में शामिल नहीं किया गया है। संगठन के अधिकारी कर्मचारियों ने मांग की है कि वर्तमान में जारी प्रक्रिया के अनुसार ही मंडी प्रांगण में ही क्रय विक्रय की प्रक्रिया रखी जाए। प्रदेश में एक ही नियम लागू होना चाहिए, या तो मंडी प्रांगण के बाहर भी शुल्क और मंडी प्रांगण के भीतर भी फीस मुक्त कारोबार किए जाने के नियम बनाए जाने चाहिए। प्रदेश की मंडियों में गत 30-40 वर्षों से हमाल तुलावटियों द्वारा मंडियों से लाइसेंस प्राप्त कर अपनी सेवा मंडी प्रांगण में एक परिवार के सदस्य के रूप में दी जाती है। वर्तमान में इस एक्ट के लागू होने से हमाल और तुलावटियों के परिवारों के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा होगा। मंडी समितियों में पूर्व की तरह तौल कांटे और मंडियों का संचालन होना चाहिए, जिससे लाखों की संख्या में आजीविका चला रहे परिवारों का भरण पोषण हो सके। वर्तमान परिस्थिति में शासन द्वारा मंडी फीस सीमित क्षेत्र में किए जाने से मंडियों की आय बहुत कम होगी, जिससे वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। शासन अपने वार्षिक बजट में क्षतिपूर्ति के प्रावधान का मद निर्धारित किया जाकर प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करे, जिससे उनके वेतन और पेंशन के भुगतान में शासन स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। संगठन के पदाधिकारियों ने मांगी पूरे नहीं होने पर 21 जुलाई को प्रदेश के सभी कृषक, व्यापारी, हमाल, तुलावटी और मंडी बोर्ड अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य शासन की होगी। मामले में संयुक्त संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनोज पटले ने कहा कि मॉडल एक्ट लागू होने के बाद मंडी समितियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है, जिससे निजी मंडी की स्थापना होगी। इससे शासन को काफी कम आय होगी और राजस्व भी कम होगा, जिससे मंडियों से संबंधित कृषक, व्यापारी, हमाल, तुलावटी और मंडी बोर्ड अधिकारी कर्मचारियों के भविष्य खतरे में पड़ जाएंगे। प्रदेश में 10,000 कर्मचारी और 3500 पेंशनर हैं, जिनके वेतन और पेंशन भुगतान नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों पर 3 दिन में अमल नहीं किया गया तो 21 जुलाई को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधित 3 अध्यादेश लागू किए गए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा मॉडल एक्ट लागू किया है, जिसके कारण मंडी से संबंधित मंडी कर्मचारी, हमाल, तुलावटी, किसान, व्यापारी, इन सभी के भविष्य को लेकर के एक खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण ये एक्ट और अध्यादेश लागू होने के कारण निजी मंडियों की स्थापना होगी। मंडी मात्र मंडी प्रांगण में सीमित होगी, जिससे मंडी शुल्क की आय कम होगी, शासन को राजस्व कम होगा। मंडी कर्मचारियों के वेतन को लेकर के बहुत बड़ी समस्या आनी है, क्योंकि हम स्वायत्त इकाई है मंडी बोर्ड, और हमारे वेतन, हमारे पेंशनर की पेंशन, हमारे भत्ते और इसके साथ साथ जो भी अधोसंरचना का विकास किया जाता है, ये सभी मंडी शुल्क की आय पर निर्भर करता है। और ये अध्यादेश और एक्ट लागू होने से मंडियों की आय बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और सारे कर्मचारियों की भविष्य खतरे में आ
जाएगा, वेतन भत्ते के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए आज बालाघाट जिले की सभी 7 मंडी के कर्मचारी, हमाल, तुलावटी, व्यापारी और किसान संगठन के साथी आज यहाँ इकट्ठा होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें हमारी मांग है कि मंडी कर्मचारियों को राज्य शासन में समाहित करके हमारे वेतन भत्ते राज्य शासन से दिए जाए, हमाल तुलावटियों के रोजगार की व्यवस्था की जाए, व्यापारियों के भले की बात की जाए और ये अध्यादेश आने के बाद जो किसानों के साथ जो नई समस्या आएगी भुगतान को लेकर के और दूसरी समस्या आएंगी उसका निराकरण करे, इसके क्रियान्वयन और अंगीकृत किए जाने की स्पष्ट नीति करे शासन। लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम खोंगाटोला में पति से विवाद पर एक महिला द्वारा कीटनाशक का सेवन कर लिया गया, जिससे महिला के उपचार के दौरान एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस द्वारा मर कायम कर मामले की जांच की जा रही है। इस संबंध में अस्पताल चौकी पुलिस ने बताया कि मृतिका खोंगाटोला निवासी खेलनबाई पति ऐशन लिल्हारे 51 वर्ष का 15 जून को पति के साथ घरेलू बात को लेकर विवाद हुआ, जिससे पति द्वारा पत्नी से मारपीट भी की गई, जिससे आवेश में आकर खेलनबाई ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी हालत बिगड़ने पर नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला के उपचार के दौरान रात करीब 11:30 बजे मौत हो गई। मृतिका की मृत हालत में जिला अस्पताल में लाया गया, जिसकी तहरीर अस्पताल चौकी पुलिस को मिलने पर पुलिस ने चौका पंचनामा व पोस्टमार्टम कार्यवाही कर शून्य पर मर्ग कायम किया है। मर्ग डायरी जांच के लिए लालबर्रा थाना भेजी जाएगी। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे का किया गया भव्य स्वागत। विधायक गौरीशंकर बिसेन के आवास पर पहुंचे राज्य मंत्री कावरे। जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। जगह जगह किया गया राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे का स्वागत। राज्य मंत्री ने कहा कि कभी कल्पना नहीं थी कि मिलेगा इतना बड़ा दायित्व। विधायक जायसवाल का किया गया भव्य स्वागत। खनिज विकास निगम अध्यक्ष बनने पर समर्थकों ने जताया हर्ष। कहा क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को दिया समर्थन। जनसंपर्क कार्यालय में समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। क्षेत्र का विकास रहेगी पहली प्राथमिकता। दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन की तस्करी करने का मामला। महिला सहित 3 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। ग्राहक बनकर आरोपी के पास पहुंचा था वन विभाग का अमला। 1 करोड़ के पेंगोलिन का 3 लाख रुपए में सौदा हुआ था तय। फिल्मी स्टाइल में वन विभाग ने धरा आरोपियों को। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।